एवरीवन, स्वागत है आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर गेमेटोजेनेसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहले इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मेल गैमेट्स के बारे में, क्या होता है। तो गेमेटोजेनेसिस का सीधा सा मतलब है गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का मतलब है सीधा, गैमेट मतलब युग्मक का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट्स के अंदर हो रहा है, उसको गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस की क्रिया में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर यानी नर के अंदर गैमेट्स कहाँ बनते हैं? वृषण के अंदर होते हैं। वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। ये अपन ने पढ़ लिया है अभी तक के इसके पहले वाले। और मादा के अंदर अंडाशय वाले पार्ट में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ओवम यानी अंड का, अंडाशय के। तो ये दोनों को अपन शुक्राणु अंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन यहाँ बोल सकते हैं कि ये दोनों को क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली गैमेट्स बोल सकते हैं। तो जिन अंगों के अंदर गैमेट्स यानी शुक्राणु व अंडाणु का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, उसको गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब इसको दो लेवल में चलते हैं। दो लेवल का मतलब ये है यहाँ पे कि मेल के अंदर तो क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, अब इसके नाम से ही पता है स्पर्म का मतलब क्या होता है। स्पर्म का मतलब सीधा होता है शुक्राणु, हिंदी में इसको कहा जाता है शुक्राणु। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब वह क्रिया जिसके अंदर शुक्राणु का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी शुक्र जनन। हिंदी में कहेंगे इसको अपन शुक्र जनन। ओके बच्चों, इसको कहेंगे शुक्र जनन। मतलब वह क्रिया जिसके अंदर स्पर्म का यानी शुक्राणु का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर अपन शुक्र जनन कहा जाता है। अब ये बॉडी के किस पार्ट के अंदर, वृषण के किस पार्ट के अंदर शुक्राणु निर्माण हो रहा है, उसको अपन पढ़ना है। किस तरह से ये कौन कौन सी इसके अंदर लेयर चलती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यह तो इसको बोला जाए स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन ओजेनेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज अब इस वीडियो के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बात कर लेते हैं कि आपने मैंने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जो वृषण होता है उसके अंदर क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? 250। मैंने आपको बताई थी 250। ये क्या आपको जो दिख रहा है वो क्या है? वृषण। थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी मैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर क्या होती है? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन होता है किसका? शुक्राणु का। अगर इनको क्रॉस सेक्शन काट लिया जाए, किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन काट लिया जाए। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन काट लें तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको मैंने बताया था इस टाइप से होता है। इसके क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? यहाँ पे इस जगह पे कौन सी सेल्स होती है प्रेजेंट? स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी सेल्स होती है? स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो आपको दिख रही है इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का मेन वर्क क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है। सर्टोली सेल्स की प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो शुक्राणु जब उनका फॉर्मेशन होता है, बनने लगते हैं, तो उनको पोषण देने का काम कौन करेगा? क्योंकि क्या कोई भी चीज़ का अगर बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है तो क्या वो कंप्लीट हो जाता है? उसको पोषण मिले बिना नहीं होता है ऐसा। तो उसको पोषण देने के लिए भी वहाँ सेल्स प्रेजेंट होती है, और सेल्स प्रेजेंट होने की उन सेल्स को कहा जाता है
सर्टोली सेल्स कहा जाता है। अब सर्टोली सेल्स की यहाँ पे पास में स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होती है। तो सर्टोली सेल्स और यहाँ पे जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अब अपन यहाँ बात करते हैं इसके अंदर ही, यहाँ पे लड़कों के अंदर क्या होता है कि लड़कों के अंदर 13 जो एज होती है उनकी, उसके बाद ही उनमें प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है। और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है अपने ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन्स रिलीज होता है GnRH, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को क्या करता है, मोटिवेट करता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मटर के दाने के समान होती है और ये अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अग्रपिंड को। क्लियर। अग्रपिंड में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, LH और FSH। 1 मिनट, FSH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, 13 जब जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है लड़कों के अंदर, तो प्यूबर्टी एज के समय क्या होता है कि उनकी सेल्स में, अब यहाँ पे 1 मिनट पीछे चलते हैं अपन। यहाँ पे ये तो हो गई अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थोड़ा सा साइड में कौन सी सेल्स होती है, उसकी बाहर की तरफ लेडिंग सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, लेडिंग सेल्स, लेडिंग कोशिका। ये कोशिका क्या करती है, इन कोशिकाओं के द्वारा एक एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ आपको, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होने की वजह से लेडिंग सेल्स की है, LH जो होती है वो लेडिंग सेल्स, वहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करती है। वहाँ पे LH हार्मोन को ये जब रिलीज तो करने लग जाती है उन सेल्स को, क्योंकि वहाँ की जो सेल्स होती है उनको मोटिवेट करने लग जाती है, 13 जो एज होती है उनकी लड़कों की उस समय। लेकिन क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन कंप्लीटली बना रहे, इसके लिए FSH द्वारा सर्टोली सेल्स के पास में ABP नामक हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है। और उस रिलीज हार्मोन की वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि वो मतलब ख़त्म नहीं होता है और वो उसको बाइंड करके रखती है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को FSH के द्वारा ABP नामक जो हार्मोन्स होता है रिलीज, उसको क्या करती है, बाइंड करके रखती है। जब ये बाइंड करके रखती है यहाँ पे इसको इस समय, तो उससे टेस्टोस्टेरोन कम्प्लीटली रिलीज होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि अभी तो रिलीज हो रहा है, पर ये क्या कंटिन्यू रिलीज रहेगा, तो उसके आगे बढ़ते हैं इसमें। तो LH हार्मोन का यहाँ पे ये रोल होता है और FSH हार्मोन दोनों का ही यहाँ पे एक मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं कि ये लेडिंग सेल्स होती है, ये होती है स्पर्मेटोगोनियम। अब अपन चलते हैं इसके, क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। उनकी सर्टोली सेल्स उनको क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। लेडिंग सेल्स जो होती है उसके साइड में, ये तो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का निकाला, लेकिन अगर बाहर के साइड में कहूँ तो यहाँ पे क्या रहेगी, लेडिंग सेल्स या फिर अंतराली सेल्स प्रेजेंट होती है। और जो अंतराली सेल्स होती है वो क्या करती है, एंड्रोजन नामक हार्मोन्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकालते हैं, जो कि लड़कों के अंदर सेकेंडरी जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब अपनी यानी शुक्र जनन करने के लिए सबसे पहले सेल्स के अंदर जो यहाँ पे सेल्स बनाई है अपन ने, कौन से सेल्स, ये स्पर्मेटोगोनियम कहाँ है, सर्टोली सेल्स के बीच में होती है। और ये वाली सेल्स होती है वो बिल्कुल टाइट जंक्शन के द्वारा अटैच होती है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है, इनके अंदर सबसे पहले क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। वो भी कौन सा होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। कौन सा वाला विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम इसके लिए यहाँ पे डिवाइड होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, समसूत्री विभाजन, यानी कि अपन बोल सकते हैं
समसूत्री विभाजन। अब अभी यहाँ पे जितनी भी सेल्स है वो कौन सी अवस्था में, 2n वाली में, क्योंकि समसूत्री में यहाँ पे जो सेल्स होगी वो कैसी अवस्था में, 2n में। ठीक है, अब यहाँ पे 2n में तो अगर अपन मैं बोलूँगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो सकती है यहाँ पे, 44 प्लस x प्लस वाई, यहाँ पे स्पर्मेटम-गोनियम की गुणसूत्रों की संख्या है यहाँ पे, जो ये 2n है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 उसमें चलता है। एक तो होती है पहली अवस्था होती है गुणन अवस्था, दूसरी होती है वृद्धि अवस्था और तीसरी होती है परिपक्वन अवस्था। पहली होती है इसकी फर्स्ट वृद्धि अवस्था, 1 मिनट, फर्स्ट होती है इसकी गुणन अवस्था। इसको बहुत अच्छे से समझना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर और वैसे भी हर बार इसके क्वेश्चंस बनता है इस वाले चैप्टर से, और इससे एक बार आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत अच्छे से समझना क्या होता है कि पहली अवस्था है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था का मतलब क्या होगा, मल्टीफिकेशन। अगर अपन इंग्लिश में बोले मल्टीफिकेशन, किसी भी चीज़ का मल्टीपल होना। जैसे एक यहाँ पे एक सेल्स है, उससे क्या हो जाएगी, 2 सेल्स का बनना। मल्टीफिकेशन हुआ ना यहाँ पे, तो मल्टीफिकेशन में क्या होगी, ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सेल्स की जब ग्रोथ होगी तो यहाँ पे अगर विभाजन हो रहा है 2n है, अगर यहाँ विभाजन कौन सा हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, समसूत्री। तो सेल्स यहाँ पे 2n है तो 2n ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, हाफ नहीं होगी, हाफ आगे जाके होगी, वो मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे जो सेल्स के अंदर सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अब इन सेल्स में भी क्या होगा, कंटिन्यू क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन हो गया यहाँ पे, इनको भी क्या बोलेंगे अपन, 2n सेल्स है ना। ये सारी सेल्स क्या हो गई, गुणित हो गई, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह सेल्स का क्या होगा, मल्टीफिकेशन हो गया यहाँ पे। इस अवस्था को कहा जाता है गुणन अवस्था। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनियम में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बन जाते हैं। अब उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनियम बनने के बाद यहाँ पे अपन बना लेते हैं, यहाँ पे 44x प्लस वाई, एक बना लिया यहाँ पे, एक और सेल्स बना लेते हैं, 44x प्लस वाई, ठीक है। अपने पास 4 सेल्स कंप्लीट बन गई है। अब इन सेल्स के अंदर जो एक सेल्स होती है वो आगे चल करके क्या करती है, वृद्धि प्रवस्था में प्रवेश करती है। सेकेंड वाली ले लो यहाँ पे, वृद्धि प्रवस्था। ओके, अब इनमें से एक सेल आगे चल करके इनमें से एक सेल आगे जाएगी और इस वाले सेल्स को नाम दे देते हैं पहले अपन। इस सेल्स को बोलेंगे अपन प्राथमिक मात्र कोशिका, या फिर इंग्लिश में अपन इसको लिख देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डन, ये हो गया अपना काम। अब यहाँ पर वेट प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका, वो मुझे थोड़ा सा कुछ याद रह गया होगा इसलिए। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि संख्या क्या है, 2n है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार इनको, संख्या को 2n भी, क्योंकि आपको पता है 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम को अगर 44 प्लस XY लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और ये वाले जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि जो सेक्स का जो निर्धारण करने, डिटर्मिनेशन करने वाले जो क्रोमोसोम्स है वो अपने होते हैं X और Y, और जो 44 होते हैं वो अपने बॉडी की जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिनोट करने का काम करते हैं। तो 44 अगर इनका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, तो ये हो जाएगा हाफ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2n, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ हो गई है 44 प्लस XY। अब इनमें से एक सेल, अब मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे।
अगर कोई सेल कंटिन्यू डिवाइड होगी तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी ना। सोचो, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे एक सेल कंटिन्यू डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड तो हो गई तो उसकी जो साइज़ होगी वो छोटी हो जाएगी। पहली बात तो ये बिल्कुल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक ही सेल को आप कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेकिन समसूत्र विभाजन के द्वारा हो रहा है, गुणसूत्रों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा कि इनमें से एक ही सेल आगे जाएगी। क्यों इसलिए जाएगी, क्योंकि आगे भी तो स्पर्म का निर्माण करना है। अगर सारी सेल्स एक साथ आगे चली जाएगी तो फिर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो स्पर्मेटम गोनियम बचेंगे ही नहीं। और क्योंकि आगे जाकर के उनको तो 90 साल की उम्र तक लड़कों को तो स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि लड़कों के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन 90 ईयर्स तक हो सकता है, लड़कियों में एग का जो निर्माण होता है वो सिर्फ 45 तक ही होता है, एज तक ही होता है। उसके बाद उसमें वो मतलब उनकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर कोई सेल कंटिन्यू डिवाइड होती है, अगर एक सेल से कई सारी सेल्स बनेगी तो उनकी संख्या और उनकी साइज़ भी क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी और ज़्यादा छोटी होती जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे वो जो सेल आई अपने सामने आई है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल क्या होती है, आगे जाती है। ठीक है, अब मैं कह सकती हूँ यहाँ पे एक सेल्स कहाँ जा रही है, ग्रोथ अवस्था में जा रही है। उस अवस्था को बोलेंगे वृद्धि अवस्था। यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी अवस्था थी वो कौन सी अवस्था आ गई, गुणन अवस्था। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस अवस्था में क्या होगा, ये भी 44x + y। अभी अपने पास जो सेल्स है वो कैसी है, 2n वाली है। क्लियर, अब इस सेल्स को क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे ये वृद्धि करती है और वृद्धि करके क्या करती है, यहाँ पे इसके अंदर पहला स्पर्मेटोसाइट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हो जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर, इसको इरेज कर देते 1 मिनट। वृद्धि प्रवस्था में प्रवेश करते से इसकी जो ग्रोथ होगी वो पहले तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, वृद्धि प्रवस्था में। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, पहला मियोसिस होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या बनेगा, फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस होगा तो यहाँ पे कितनी सेल्स हो जाएगी अपने पास, आप लगा सकते हो यहाँ पे माइंड, कितनी सेल्स हो जाएगी, 2। अब इनमें जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 22 + x और 22 + y। क्लियर, क्यों, क्योंकि मियोसिस के अंदर बात कर रहे हैं, मियोसिस की बात। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अर्धसूत्री विभाजन। अब इस विभाजन के अंदर क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम की संख्या है वो घट कर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, आधी हो गई। अब इसको क्या नाम दिया है अपन ने, इसको नाम दे देते हैं अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर अपन बोल सकते हैं साइट, या फिर बोल सकते हैं द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका। क्लियर, अब इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो गया। सेकंड, यही सेल्स आगे चल करके क्या करेगी, अब अपन तीसरी बार जो फेज़ है अपने पास, कौन सी वाली है फेज़ अपने पास, इसके अंदर आएगी अब थर्ड परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होगा, वापस यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसी के अंदर वापस डिवीज़न होगा, लेकिन उस डिवीज़न को कहेंगे अब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मियोसिस फर्स्ट, तो उसके अंदर तो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। लेकिन जो मियोसिस 2 टाइप्स का होता है, तो सेकंड जो मियोसिस होता है वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन और या फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्लियर,
एक जैसे का मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। मतलब अगर इसमें 2n है संख्या तो इसमें भी क्या होगी, 2n ही रहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, जो अपन ने यहाँ पे की है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अपन हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन के समान माना जाता है। तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, सेम टू सेम बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो बात कर लेते हैं अब इसकी, कि यहाँ पे सेल्स का कितनी सेल्स का निर्माण हो गया, 4 सेल्स का यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इन सेल्स के अंदर भी क्या होगा, कौन सी क्रोमोसोम की संख्या 22 + x 22 + x 22 + y और 22 + y। क्लियर? क्योंकि 22 + x से ही आगे जाकर के वही बनेंगे और 22 + y से भी वही बनेंगे यहाँ पे। तो ये हो गई अपनी बात। अब इनको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड। अभी अपन ने स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं किया है, अभी इसको क्या कहेंगे अपन, स्पर्मेटिड। क्लियर? अब इनका नाम दे देते हैं अपन, स्पर्मेटिड। ओके, स्पर्मेटिड बनने के बाद अब जो यहाँ पे बन गए हैं, अभी इनकी टेल नहीं आई है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी जब अपन ने वृषण के बारे में उसकी सारी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो मैंने आपको ये बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म बन तो जाते हैं, लेकिन वो अभी कैसी हालत में है, मृत अवस्था में या बेहोशी की हालत में होते हैं। उनको सिर्फ धकेल करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकाल करके उनको उनके लिक्विड के, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो मृत अवस्था में रहते हैं या फिर अपनी बोल सकते बेहोशी की हालत में रहते हैं। टेल का निर्माण नहीं होता इनके अंदर, क्योंकि जब तक टेल का निर्माण नहीं होगा ये क्या कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के निकलने से यहाँ पे इस सेल्स के अंदर से अगर ये निकलना है, इनको यहाँ तो बन गए हैं, अब इनको बाहर निकलना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड के दौरान को एक धक्का देना पड़ेगा। तो इससे कहाँ चले जाएंगे, ये ट्यूबुली रेक्टी के अंदर चले जाएंगे, वहाँ से रेटिटेस्टिस और फिर वासा डिफरेंसिया और एपिडिडाइमिस में चले जाएंगे। और एपिडिडाइमिस आपको पता है कि इस तरह से अपने पास संरचना पड़ी थी। तो जो एपिडिडाइमिस होता है वहाँ जाकर के इनमें टेल का निर्माण होता है और वहाँ जाकर के ये कैसे होते हैं, जीवित अवस्था में आते हैं। तो मैं वही बोलना बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि अभी तो ये बन चुके हैं स्पर्मेटिड, लेकिन अभी ये किस अवस्था में, मृत अवस्था में, अभी टेल का निर्माण नहीं हुआ है। अब ये आगे जाकर के थोड़ा सा इनमें डेवलपमेंट होगा और इनको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। तो आगे चल करके इनमें क्या बनेगा, इस तरह से स्पर्मेटोजोआ और ठीक है। अब ये भी वही है, एन वाले हो गए, क्योंकि अभी यहाँ पे जितनी भी सेल्स है वो सब एन वाली है, अपने पास संख्या हाफ हो चुकी है तो यहाँ पे एन वाली है। अब अपने पास बन गया है कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ के बाद इसको बोला जाता है स्पर्मेटोजिनेसिस। इस क्रिया को और लास्ट में बनते हैं अपने पास यहाँ पे चल या फिर मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है इजी वे में इनके पास टेल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और इनको बोलते हैं स्पर्म। इस पूरी प्रोसेस को जो अपन ने स्टार्टिंग से लेकर स्पर्मेटोगोनिया से लेके जो पूरी प्रोसेस पड़ी है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजिनेसिस। जिस क्रिया के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, बनते हैं, उस क्रिया को शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजिनेसिस कहा जाता है। तो ये तो हो गई अपने स्पर्म की बात। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये तो मैंने आपको एक लेबर डायग्राम से समझा दिया, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किस तरह से दिखते हैं। तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इस तरह से। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है यहाँ पे, ये क्या होता है, डिवाइड होता है। ये डिवाइड हो गया, अब 2 सेल्स बना ली इसने यहाँ पे गुणन अवस्था में। इनको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी, 1 मिनट, प्राइमरी, वही मैं नाम दूंगी जो अपन ने इसमें पढ़ा है, प्राइमरी स्पर्म। क्या हो रहा है, 1 मिनट, इन सेल्स की बात कर रही हूँ मैं ना। स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये सेल्स आगे जाकर के डिवाइड होगी वापस, और मैं यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ये वापस डिवाइड होगी, डिवाइड होगी, फिर क्या बनाएगी यहाँ पे, फिर वापस सेल्स का निर्माण करेगी। इसको क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये कहाँ चल रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जो लेबर डायग्राम अपन ने पढ़ा है उसी को मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के क्रॉस सेक्शन के अंदर समझा रही हूँ, उसको समझना। उसके बाद यहाँ पे सेल्स देखो आप जाके, यहाँ पे ये बन गए अपने पास स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड कहाँ है? अब ये स्पर्मेटिड यहाँ नहीं दिखे है ना, क्या होता है कि यहाँ नहीं दिखे, ये क्या होते हैं इसमें धसे हुए होते हैं। सर्टोली सेल्स में क्या होते हैं? इस तरह से धसे हुए होते हैं। उनका जो सिर होता है, वो हेड जो होता है वो सर्टोली जो सेल्स है उसके अंदर अटैच रहता है। अब जब तक यहाँ पे इनको कम्प्लीटली पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि इनको नहीं पता है अभी ये किस हालत में, अभी बेहोशी की हालत में, तो इनका हेड वाला जो पार्ट है वो सर्टोली सेल्स के अंदर होता है और यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देते हैं। और कुछ स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ पे बाहर की साइड पे उसके जो ल्यूमन वाला पार्ट है इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे इस जो ल्यूमन का मतलब होता है खाली जगह, ल्यूमन, इस ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे। तो कुछ तो यहाँ पे अंदर धसे हुए होते हैं और कुछ जो हेड से निवास सर्टोली सेल्स के उस वाले पार्ट से निकल करके ल्यूमन वाले पार्ट्स में आ जाते हैं। और फिर जब ये ल्यूमन वाले पार्ट्स में आने के बाद ये कौन से वाले सेल्स के बाहर निकलेंगे? अब यहाँ से ये ट्यूबुली रेक्टाई के द्वारा बाहर निकलते हैं। ट्यूबुली रेक्टाई के द्वारा बाहर निकलने के बाद रेटिटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, और उसके बाद ये कहाँ आ जाते हैं? पेनिस के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इनमें फॉर्मेशन होता है कंप्लीटली। तो ये हो गया अपना इसका फॉर्मेशन। लेकिन एक स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करने के लिए 74 डेज कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसको एक बार वापस देख लेते हैं अपन, 1 मिनट। जो स्टार्टिंग अपन ने करी थी यहाँ से, इसको एक बार और देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बना? स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम के बाद ये 44 + X + Y का होता है। इसमें गुणन की अवस्था होती है, तो मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है कंटिन्यू। और मियोसिस होने के बाद इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है और उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकंड मियोसिस होता है उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, और उसके बाद पूरी लास्ट में क्या बनते हैं? टेल्स इनके अंदर बन जाती है। और ये एपिडिडाइमिस के अंदर टेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वहीं से जाकर के ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये होता है यहाँ पे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं टेल का निर्माण, क्योंकि जो टेल होती है उसको सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। क्योंकि टेल के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, तो उसको एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और वो टेल को क्या करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी, ये वाला। जब ये हाइपोथैलेमस के द्वारा, 1 मिनट, हाइपोथैलेमस से GnRH और पीयूष ग्रंथि के द्वारा अग्रपिंड से LH और FSH हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, स्टेरोन की। अब क्या होता है कि अब ये तो हो चुका है, अब क्या होता है कि इसके द्वारा यहाँ पे एक इनहिबिन हार्मोन होता है, इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो वापस रिलीज होता है। क्योंकि क्या होता है कि कंटिन्यू अगर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कंटिन्यू रिलीज होता रहेगा तो उसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन बनता रहेगा, और ये जब तक अपने को चाहिए उतना, तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक होना भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इनहिबिन जो हार्मोन्स होता है वो वापस जा करके पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? मोटिवेट करता है, और यहाँ पे इसको वापस पीयूष ग्रंथि को मोटिवेट करता है, जिसके द्वारा LH और FSH हार्मोन का क्या होता है? सिक्रेशन वापस क्या हो जाता है? कम हो जाता है पीयूष ग्रंथि में। इस वजह से क्या होता है कि दोनों ही हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन वहाँ पे रिलीज ही नहीं होगा एंड्रोजन्स के द्वारा, लेडिंग सेल्स के द्वारा, और वहाँ का उसका जो सिक्रेशन है वो वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में भी हार्मोन्स का रिलीज होना भी सही नहीं होता है। तो यहाँ मैं वही बताना चाह रही हूँ
कि यहाँ पे जो LH और FSH हार्मोन, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक कब जाएगा, जब इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को देगा, फिर हाइपोथैलेमस GnRH को देगा और फिर पीयूष ग्रंथि के पास आएगा और ये दोनों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा रोको, क्योंकि कोई भी चीज़ की अति क्या होती है, हानिकारक होती है। तो वही बात है यहाँ पे, इन दोनों का जब रुक जाएगा तो LH हार्मोन आगे जाकर के लेडिंग सेल्स के वहाँ पे वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज़ ही नहीं करेगा और कम मात्रा में रिलीज़ होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन वहाँ पे इतनी मात्रा में नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है उसका क्या रोल है लड़कों के अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लड़कों के अंदर जो सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो इसके द्वारा दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। दाढ़ी मूंछ का आना वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, हल्की हल्की सी दाढ़ी मूंछ का आना। वो लड़कों में जो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो होती है इन लड़कों में 13 से लेके 14 तक। लेकिन गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि ये तो मेल के अंदर है, बॉयज़ के अंदर होती है, और गर्ल्स के अंदर ये जो एज होती है वो 13 से ही स्टार्ट हो जाती है, 13 से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है वो 13 से 14 एज के समय क्या होता है कि निकलना स्टार्ट हो जाता है। वही जो हार्मोन्स के द्वारा ही होता है सब कुछ। और लड़कियों की जो कि विपरीत जो लैंगिक लड़कियां हैं उनकी तरफ आकर्षित होना, ये अपने ही वो नहीं है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बॉडी के अंदर बनने लग जाता है तो विपरीत लिंग की ओर अपनी ओर आकर्षित अपने आप में होने लग जाता है। वही चीज़ है, ये किसी की कोई गलती नहीं होती, इसमें 13 से 14 एज में ये स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अपने आप चलती है। सेकंड है कि यहाँ पे जो कंठ होता है, कंठ वाले भाग का लड़कों के अंदर उभरा हुआ दिखाई देना, आवाज़ का भारी होना, क्योंकि पहले तो उनकी बिल्कुल पतली सी आवाज़ होती है, बाद में उसे उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। भारी का मतलब मोटी होना। लड़कियों की आवाज़ पतली होने लग जाती है लेकिन लड़कों की आवाज़ भारी होने लग जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि लड़कों के अंदर हल्की हल्की सी दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है। एक उनकी जो पीछे का जो पार्ट्स है वो चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो शोल्डर होते हैं वो शोल्डर वाला जो पार्ट्स है वो, तो ये कुछ लक्षण है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।